नमस्कार दोस्तों, यह 10 अप्रैल 1912 की घटना है। आरएमएस टाइटैनिक, अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान जहाज, यह अपनी पहली यात्रा पर निकला था। यह साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की यात्रा कर रहा था। सभी प्रकार के लोग सवार थे, प्रसिद्ध उद्योगपति और अभिनेता, साथ ही अप्रवासी भी, जो बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। इसकी कमान 62 वर्षीय वरिष्ठ कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ के हाथों में थी। यात्रियों, जनता और मीडिया में इस जहाज को लेकर काफी उत्साह था। यह न केवल दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, लगभग 229 मीटर लंबा और 53 मीटर से अधिक ऊंचा इस जहाज पर मौजूद विलासिता विस्मयकारी थी। उन दिनों में जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन की लागत आई थी, जो कि अगर मुद्रास्फीति को ध्यान में रखें तो आज $400 मिलियन के बराबर है। जहाज के अंदर की सुविधाएं और सजावट किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ सकती है। स्टेन्ड ग्लास विंडोज, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 भव्य सीढ़ियां, गर्म स्विमिंग पूल, एक तुर्की स्नानघर, एक इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्क्वॉश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 नाई की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी। इसके अलावा टाइटैनिक को बनाने में जिस तरह की सुरक्षा सुविधाएं इस्तेमाल की गई थीं, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। यह एक ऐसा जहाज था जो कभी डूब नहीं सकता था। यह इतना सुरक्षित था। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिसने इस जहाज को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इस बात को लेकर इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने लोगों के सामने आकर कहा था कि यह जहाज अनसिंकेबल है। लेकिन अपनी पहली यात्रा पर निकलने के 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को पहली बार आइस वार्निंग्स मिलनी शुरू हुई। अमेरिका पहुंचने के लिए टाइटैनिक जिस अटलांटिक महासागर को पार कर रहा था, वह बर्फ से भरा हुआ था। वहां बर्फ के पहाड़, आइसबर्ग्स थे, जो इस जहाज के लिए खतरा थे। ये चेतावनियां कोई असामान्य बात नहीं है। महासागरों में चलने वाले जहाज अक्सर रेडियो के माध्यम से संचार करते हैं और आसपास के जहाजों को उनके आसपास बर्फ की उपस्थिति के बारे में संकेत देते हैं। टाइटैनिक ने खतरे से बचने के लिए 2 बार अपना रास्ता बदला, लेकिन इसने अपनी गति कम नहीं की। यह 21.5 नॉट्स 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने गंतव्य की ओर यात्रा करता रहा। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को बर्फ की 7 और चेतावनियां थीं, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू मेंबर ने इन चेतावनियों को इग्नोर कर दिया। उन्होंने टाइटैनिक की गति धीमी नहीं की। धीरे धीरे दिन ढलने लगा, सूरज डूब गया और तापमान गिर गया। 14 अप्रैल की रात की उल्लेखनीय बात यह थी कि चांद दिखाई नहीं दे रहा था। उस रात चांदनी नहीं थी और दृश्यता भी कम थी। जहाज पर एक क्रोज नेस्ट था, ऊंचाई पर एक छोटा मंच जिसे लुकआउट पॉइंट कहा जा सकता था। किसी को इसके ऊपर बैठाया जाता है ताकि वह जहाज के ट्रैक पर नजर रख सके और यातायात या बाधाओं के लिए देख सके। यहां बैठे व्यक्ति को ठंडी हवाएं आंखों में आंसू ला देती हैं, जिससे देखना मुश्किल हो जाता है। रात के 11:29 बजे फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक आदमी क्रोज नेस्ट के ऊपर था। अचानक उसने अपने सामने एक विशाल आइसबर्ग देखा। उसने जल्दी से 3 बार घंटी बजाई ताकि नीचे के लोग सतर्क हो जाएं। फिर उसने फोन उठाया। वह चिल्लाया कि उनके सामने एक आइसबर्ग है और जहाज को तुरंत मोड़ना चाहिए। पहले अधिकारी विलियम ने यह संदेश सुना और इंजन कक्ष को संकेत दिया कि जहाज को बाईं दिशा में मोड़ना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत देर हो चुकी थी। बस 1 मिनट बाद रात 11:40 बजे जहाज आइसबर्ग से टकरा गया। यह आइसबर्ग कोई छोटा नहीं था। इसकी लंबाई 200 x 400 फीट थी, एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा और इतना ऊंचा कि यह क्रोज नेस्ट की ऊंचाई से मेल खा रहा था। साइंटिस्ट्स का अनुमान है कि आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन था। टाइटैनिक का अगला दाहिना हिस्सा आइसबर्ग से टकराया था, विशेष रूप से बो के पास। अब बो क्या है? आप इस फोटो में देख सकते हैं कि सामने वाला भाग बो है। बो के ऊपर वाले भाग को स्टर्न कहा जाता है और नीचे वाले उभरे हुए भाग को कील कहा जाता है। लगभग 10 सेकंड के लिए
जहाज आइसबर्ग से टकरा गया और उसमें एक बड़ा गड्ढा बन गया। इसके कारण जहाज के मेन बॉडी में छोटे छोटे होल्स बन गए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? बर्फ का एक टुकड़ा मेटल को कैसे चीर सकता है? अगर आप अपने फ्रिज में बर्फ का इस्तेमाल करते हैं तो हाँ, यह धातु को नहीं काटेगा, लेकिन बर्फ के पहाड़ के वजन को ध्यान में रखें। यह सच है कि लकड़ी भी धातु को नहीं काट सकती है, लेकिन फिर भी आपकी मेटल की कार एक पेड़ से टकरा सकती है और पूरी तरह से चकनाचूर हो सकती है। इसी तरह चूंकि आइसबर्ग बहुत बड़ा और भारी था, इसलिए इसने टाइटैनिक को भारी नुकसान पहुंचाया। टक्कर के कुछ सेकंड बाद जहाज के कप्तान स्मिथ और आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज यह देखने के लिए साइट पर पहुंचे कि प्रभाव के कारण जहाज को कितना नुकसान हुआ है। जब उन्होंने देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि जहाज डूब जाएगा। यह देखकर वे पूरी तरह से चौंक गए। उन्होंने सोचा था कि यह जहाज अनसिंकेबल है। वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि इस जहाज को सुरक्षा सुविधाओं के कारण डूबने योग्य नहीं माना जाता था। दो मेन सेफ्टी फीचर्स थीं, जिनके कारण यह विश्वास हुआ। सबसे पहले इस जहाज में एक डबल बॉटम हल था। जहाज के मेन बॉडी को हल कहा जाता है। डबल बॉटम हल का मतलब है दो लेयर्स लगी हैं यहां। अगर नीचे से एक लेयर टूट जाए तो दूसरी लेयर बचा लगी। दूसरा जोक पूरी शिप के मेन बॉडी है। जो हॉल है उसे 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। 16 में से 4 कंपार्टमेंट भी पानी में भर गए तो जहाज तैरती रहेगा, जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आइसबर्ग से जो इम्पैक्ट पड़ा था एक्चुअली मेन शिप के साइड में हुआ। डबल बॉटम हॉल बेकार साबित हुआ। 16 में से 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स टूट गए। उन सभी में पानी भर गया। लिमिट 4 ताकी थी। 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भराने का मतलब था कि जहाज को डूबने से बचाया जा सकता था। अनसिंकेबल जहाज भी अब डूब जाएगा। टक्कर के 20 मिनट बाद 12 बजे कैप्टन स्मिथ ने अपने क्रू मेंबर को रेडियो पर संकट संदेश भेजने का आदेश दिया। आसपास के जहाज शायद इसे पहचान लेंगे और उन्हें बचाने के लिए आ जाएंगे। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स हमारी कहानी के हीरो निकलते हैं। लगातार एक के बाद एक उन्होंने डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजने शुरू किए। कोई रिस्पॉन्स नहीं हुई। उन्होंने दूसरा भेजा और फिर दूसरा। वहां कोई तो होगा आसपास जो सुन ले हमारे सिग्नल को। 20 मिनट बाद 12:20 बजे आरएमएस कारपेथिया नामक एक जहाज था जो टाइटैनिक के पास मौजूद था। उसने सिग्नल को पहचान लिया। उन्होंने रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है कि चलो जहाज को मोड़ा जाए टाइटैनिक के और हम उन्हें बचाने जाएंगे। प्रॉब्लम यह थी कि इतनी पास होने के बावजूद यह जहाज 107 किलोमीटर दूर था। अगर यह अपनी टॉप स्पीड से टाइटैनिक की ओर बढ़ता तो भी इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे लगते। क्या टाइटैनिक जहाज 3.5 घंटे तक रुका रह सकता था? बाकी क्रू मेंबर्स के सदस्यों ने आकाश में फ्लेयर्स और रॉकेट जलाए, इस उम्मीद में कि पास में मौजूद कोई जहाज उन्हें देख लेगा। बट अनफॉर्चुनेटली कारपेथिया जहाज के अलावा किसी अन्य जहाज से कोई रिस्पॉन्स नहीं आई। इस बीच कैप्टन स्मिथ ने जहाज पर मौजूद लाइफ बोट्स का उपयोग करके पैसेंजर्स को बाहर निकालने का आदेश दिया। प्रोटोकॉल के अनुसार महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट पर चढ़ने के लिए पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। जहां तक जहाज पर पैसेंजर्स का सवाल है, वे इतने डरे हुए नहीं थे। ज्यादातर पैसेंजर्स का मानना था कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज है। आखिर जो कंपनी ने एड्स निकाली थी वह बार बार यही कह रही थी, हाँ हम टकरा गए थे आइसबर्ग से, लेकिन जहाज नहीं डूबने वाला। इसी रीजन से जब पहली लाइफ बोट्स नीचे उतारे गए उसमें 65 लोगों के कैपेसिटी थी, लेकिन 28 लोग उस लाइफ बोट्स पर गए। आधी लाइफ बोट्स खाली नीचे उतरी, लेकिन टाइम के साथ साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरता गया। जहाज झुकने लगा। धीरे धीरे यात्रियों को एहसास हुआ कि जहाज सचमुच डूब सकता है। जब यह एहसास हुआ तो अफरा तफरी मच गई और लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। रात के 1 बजे तक आगे के कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया था कि जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूब गया था। इसकी वजह से टाइटैनिक का पीछे वाला हिस्सा पानी से बाहर आ गया और पूरी तरह से हड़बड़ी मच गई। लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लगी। लाइफ बोट में बैठने के लिए प्रॉब्लम यह थी कि जहाज पर केवल 20 लाइफ बोट थीं, जिनमें लगभग 1200 लोग ही बैठ सकते थे, लेकिन जहाज पर 2200 के करीब लोग थे।
रात के 2-5 मिनट आखिरी लाइफ बोट टाइटैनिक से नीचे उतारी गई, लेकिन जहाज पर अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। इस अफरा तफरी में कुछ लोगों ने लाइफ बोट में अपनी जगह छीनने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी किस्मत को मान लिया और जहाज में ही रुक गए। आई विटनेस के अनुसार करीब 2:20 में जहाज 2 हिस्सों में टूट गए और धीरे धीरे पानी के अंदर डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगी। कभी ना डूबने वाले इस जहाज को डूबने में जो 1500 लोग जहाज में मौजूद थे, या तो जहाज के साथ पानी में डूब गए, या फिर जिन लोगों को तैरना आता था वह हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर पानी में गिरोगे तो कुछ मिनट के अंदर ठंड की वजह से मौत हो जाएगी। आरएमएस कारपेथिया जहाज जो टाइटैनिक के लोगों को बचाने के लिए निकला था, वह इस लोकेशन में पहुंचता है 3:30 बजे के बीच, करीब 1 घंटे लेट। उन लोगों को बचाने के लिए जो जहाज में मौजूद थे, लेकिन जो लाइफ बोट में निकल गए, जहाज से करीब 705 लोग थे, उन्हें यह जहाज सक्सेसफुली बचा लेती है। इस टाइटैनिक की डिजास्टर की बात बहुत से सवाल उठे, कई कंट्रोवर्सी हुई, कई इन्वेस्टिगेशन कराए गए, कुछ ऐसी अनजान बातें सामने आए जिसको लेकर सब लोग शॉक हो गए। कैसा लगेगा दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं उसी रात एक और जहाज मौजूद था। टाइटैनिक से 37 किलोमीटर दूर टाइम पर पहुंच सकता था टाइटैनिक में बैठे लोगों को बचाने के लिए। यह बात सच है। इस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्नियन। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने की सिर्फ 1 घंटे पहले आखिरी मैसेज आइसबर्ग के वार्निंग का SS कैलिफोर्नियन के तरफ से आया था, सावधान रहना, इस समुद्र में बहुत से आइसबर्ग है। उसके बाद करीब 11-15 मिनट में रात के कैलिफोर्नियन जहाज की जो रेडियो ऑपरेटर था, उसने अपना रेडियो ऑफ कर दिया। इसी वजह से कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं पहुंच पाया इस जहाज तक। लेकिन इस जहाज टाइटैनिक की इतनी करीब था, पैसेंजर उसे देख पा रहे थे। जब टाइटैनिक में मौजूद ऑफिसर पैसेंजर को लाइव वोट में बैठा रहे थे, तब एक ऑफिसर दूर देखकर कह रहे थे, ओ देखो जहाज, ओ जल्दी हमें बचाने के लिए पहुंच जाएगा, तो इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैलिफोर्नियन जहाज तब भी नहीं पहुंचा जब रॉकेट उड़ाए गए, फ्लेयर्स फेंके गई। रात के करीब 12 बजे की बात रिपोर्ट किया जाता है। कैलिफोर्नियन जहाज के क्रू मेंबर मौजूद थे। उन्होंने एक्चुअली में रॉकेट को देखा था, उसे जहाज से निकलते हुए। उन्होंने अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को भी इन्फॉर्म किया था, लेकिन जो कैप्टन लॉर्ड थे जहाज पर, उन्होंने कहा यह कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं है। टाइटैनिक में अमीर लोग जाते हैं, वह पार्टी कर रहे होंगे। अगर उस रात कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन लॉर्ड ने इन रॉकेट और फ्लेयर्स को सीरियसली लिया होता तो टाइटैनिक में मौजूद कितने लोगों की जान बच सकती थी। अगले दिन सुबह जब रेडियो ऑन करते हैं तब उन्हें SOS कॉल्स मिलते हैं टाइटैनिक से। जब वहां पर पहुंचते हैं तब तक बहुत लेट हो चुका होती है। उन्हें सिर्फ लाशें पानी में दिखाई देती हैं। दोनों इंक्वायरी जो करी गई थी, इन इन्वेस्टिगेशन में वो कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड पर ब्लेम डालते हैं। लेकिन इतनी बड़ी डिजास्टर के पीछे सिर्फ एक आदमी को ब्लेम नहीं किया जा सकता, और भी लोगों का गलतियां थीं। लाइफ बोट, जैसा मैंने बताया, सफिशिएंट लाइफ बोट रखे नहीं गए। इसके अलावा दूसरे चीज, टाइटैनिक के जो कैप्टन थे उन्होंने सेफ्टी ड्रिल्स भी कंडक्ट नहीं किया। जिस दिन एक्चुअली में टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया, उस दिन एक सेफ्टी ड्रिल्स होनी थी, लेकिन कैप्टन ने वह कैंसिल कर दिया, यह सोचकर कि इस जहाज में क्या जरूरत है, यह तो अनसिंकेबल जहाज है। अगली बड़ी गलती स्टीयरमैन रॉबर्ट हिचेंस की थी, जो स्टीयरिंग व्हील पर बैठे थे। उसी रात जब ऊपर से संदेश आया था कि सामने एक आइसबर्ग है, जो ऑफिसर डेक पर मौजूद थे, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिया कि जहाज को एक्चुअली में लेफ्ट की टर्न कर दो। लेकिन पैनिक में आकर रॉबर्ट हिचेंस ने इस मैसेज को मिसअंडरस्टैंडिंग कर दिया। उन्होंने राइट की ओर मोड़ दिया। यह उल्टी डायरेक्शन थी, यह आइसबर्ग की ओर करीब ले जा रही थी। जब तक उन्होंने अपनी गलती रियलाइज की, तब तक बहुत लेट हो चुका था। ब्रिटिश इंक्वायरी ने यह भी पता लगाया कि टाइटैनिक को इतने सारे वार्निंग्स दिए गए थे, आइसबर्ग है, इस जगह पे आराम से चलो, लेकिन फिर भी यह फुल स्पीड में आगे बढ़े जा रहा था। ऐसा क्यों था? क्यों कैप्टन यहां पर स्पीड को धीरे नहीं किया? इसके पीछे कई थ्योरी बताई जाती है। एक पॉपुलर थ्योरी सजेस्ट करती है कि जोसेफ ब्रोस, जो चेयरमैन और मैनेजर डायरेक्टर थे व्हाइट स्टार लाइन के, जिस कंपनी ने टाइटैनिक बनाया था, उन्होंने कैप्टन स्मिथ को इन्फ्लुएंस किया कि शिप की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए, प्रेशर बनाए रखा।
कंपनी की तरफ से जबरदस्त प्रेशर था कि इस जहाज को अपनी पहली जर्नी को 6 दिन में कंप्लीट करना है ताकि रिकॉर्ड तोड़ सके। हम ये दिखा सके कि जहाज टाइटैनिक न सिर्फ सबसे महंगा, सबसे बड़ा, सबसे तेज जहाज भी है। ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ था 14 अप्रैल को दोपहर 2 बजे कैप्टन सुमित ने आइस वार्निंग को दिखा, फिर जाकर जोसेफ को दिखाया। देखो आइस वार्निंग है, इसलिए हमें स्पीड कम कर लेनी चाहिए। लेकिन जोसेफ ने इस पेपर को लिया और अपने पॉकेट में रख दिया ताकि लोगों को पता ना चले। वह नहीं चाहते थे यहां पर जहाज की स्पीड स्लो हो। इस एक डिजास्टर ने दुनिया भर में इस इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कई सारी नई रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स सेट किए गए जिससे कि ऐसी डिजास्टर फ्यूचर में ना हो। 1914 में एक इंटरनेशनल आइस पेट्रोल को बनाया गया जिससे कि आने वाली शिप को हमेशा अलर्ट किया जा सके। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी यानी SOLAS एक ट्रीटी साइन करी गई जिसे नई स्टैंडर्ड सेट किए गए शिप को लेकर। जैसे कि एक लाइफ बोट रेगुलेशन बनाए गए, जितने भी जहाज है उन पर सफिशिएंट अमाउंट में लाइफ बोट होनी चाहिए हर पैसेंजर के लिए। टाइटैनिक की जो रेकेज थी, जब टाइटैनिक जहाज डूबा, इस जहाज को पानी के अंदर ढूंढने में 70 साल से ज्यादा की समय लग गया। सिर्फ सितंबर 1985 में एक अमेरिकन ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बैलेड और फ्रेंच ओशनोग्राफर इन्होंने जाकर टाइटैनिक को समुद्र के अंदर ढूंढा। समुद्र के नीचे 3800 मीटर यानी 3.8 किलोमीटर नीचे इसकी रेकेज पाए गए। 2 अलग अलग टुकड़े मिले इस शिप के। ये दोनों टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर दूर थे। आज के दिन इतने सालों बाद जो शिप पानी के अंदर डूबी हुई थे, एनवायरनमेंट ने इसे धीरे धीरे इरोड कर दिया। एक्चुअल शिप ऐसी दिखती थी और आज के दिन इस शिप का सिर्फ इतना हिस्सा बचा है। रिपोर्ट किया गया है कि बैक्टीरिया और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स इसके मेटल फ्रेमवर्क को खाए जा रहे हैं और एक्सपेक्टेड किया जा रहा है साल 2030 तक इस शिप पूरी तरीके से गायब हो जाएगी पानी के अंदर। लेकिन आज के दिन 110 सालों बाद भी टाइटैनिक को लेकर जो फैसिनेशन है वो लोगों के मन में अभी भी जारी है। साल 2012 में ऑस्ट्रेलियन बिलियनियर क्लाइव पाल्मर ने प्लान किया था, वह टाइटैनिक 2 बनाएगा, एक ओरिजिनल टाइटैनिक जहाज के कॉपीकैट जहाज, लाइफ साइज मॉडर्न। उन्होंने यह भी कहा सेम रूट पर चलेगा और उस जहाज के अंदर एक एक चीजों बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरीके से बनाई जाएगी जैसी ओरिजिनल जहाज हुआ करती थी। ओरिजिनली इस प्रोजेक्ट को 2016 में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे डिले के बाद 2022 में भी ये खत्म नहीं हुआ। कहा जाता है लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि एग्जैक्टली उसी तरह बनाया जाएगा तो कोई टेलीविजन, कोई वाईफाई नहीं होगा और कोई एक्चुअली में यूज नहीं करेगा। हो सकता है अनसिंकेबल टाइटैनिक 2 जहाज बनने से पहले ही डूब गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।